पर तभी आकाश में मशरूम का एक विशाल डरावना बादल उठ खड़ा हुआ। धमाके की लहर बिजली की गति से फैली और दासा के सामने आ पहुंची। तभी कालकोठरी से एक छाया, जिसे उसने भेड़िया भाई नाम दिया, बाहर आई। उसने दासा की कलाई पकड़ी और उसे बलपूर्वक कालकोठरी में खींच लिया। वे दोनों जैसे ही भीतर गिरे, आग का एक प्रचंड तूफान कालकोठरी में घुस आया। भेड़िया भाई ने दासा को अपनी देह से ढक लिया और ऊपर एक लोहे की प्लेट रख दी। करोड़ों डिग्री की वो ज्वाला भेड़िया भाई की देह पर बरस रही थी। एक अनोखा वरदान। कुछ क्षण बाद धुआं छटा। दासा ने लोहे की प्लेट हटाई। उसके सामने भेड़िया भाई बुरी तरह झुलस चुका था, पर अगले ही 2 सेकंड में उसके घाव आंखों के सामने भरने लगे। दासा हक्का बक्का रह गया। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस था। वो डर से कांपते हुए बाहर भागना चाहता था, पर भेड़िया भाई ने उसे रोक दिया। 3 दिन बाद जापान पर दूसरा परमाणु बम गिरेगा। भेड़िया भाई की आवाज में एक भविष्यवाणी का भाव था। उन्होंने उस अंधेरी कालकोठरी में पूरे 9 दिन गुजारे। जब वे बाहर निकले तब तक जापान आत्मसमर्पण कर चुका था। अपने उजड़े हुए वतन को देखकर दासा अवाक रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, बस एक अजीब सी खुशी और राहत थी कि वो जीवित बच गया था। 40 साल बाद 40 वर्ष बीत गए। कभी जवान और शक्तिशाली रहा दासा अब 70 साल का एक बूढ़ा इंसान था जो अपनी मृत्यु शैया पर लेटा था। उसके मन में अचानक भेड़िया भाई की आत्मचिकित्सा की शक्ति की याद कौंध गई। मरने से पहले वो